हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स की 4 यूनिट चल रही है, तो यूनिट 4 में आज लेक्चर सेकंड आपको मैं कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एक नंबर में। चलिए आज आपको शुरू करता हूं मैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम में सबसे पहले बताएंगे किरचॉफ के जो नियम हैं वो 2 नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम चलिए आपको मैं बताता हूँ आज सबसे पहले। तो प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मैंने ये फिगर में बनाया है, यानी अर्थात सिग्मा आई बराबर आप 0 लिखेंगे। सिग्मा मीन्स होता है पूरी वैल्यू एक साथ ली जाती है, तो उसको हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा आई बराबर 0। तो इसमें देखिए कुछ एरो के निशान में कुछ आने वाली धाराएं हैं, कुछ जाने वाली धाराएं हैं। तो आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अब चलिए देखते हैं, जैसे कि माना संधि P पर, ये बीच में P है, माना संधि P पर धारा I1 व धारा I2 आ रही है। तो देखिए बच्चों, ये I1 है, ये I2 है। तो I1 और I2 आ रही है एरो के निशान से। वह संधि P से धारा I5 और I4 जा रही है। देखिए ये बाहर की ओर निकला हुआ एरो, तो ये जा रही है। तो संधि की तरफ आने वाली धारा को हमेशा धनात्मक में लिया जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक में लिया जाता है, तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक में लिया जाता है। तो आने वाली धारा I1 प्लस I2 माइनस ऋणात्मक में लिए I3 माइनस I4 बराबर 0 0 कर दिए, क्योंकि टोटल जो धारा होती है बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो 0 हो गया। तो I बराबर I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। I3 और I4 को माइनस को जब इधर ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये तो हो गया किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम। एक नंबर में पूछ सकता है इस नियम को संधि नियम भी कहते हैं। पूछ सकता है इस नियम को क्या कहते हैं, तो संधि नियम भी कहते हैं। या ये भी पूछ सकता है कि यह नियम किस पर आधारित है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। हेलो स्टूडेंट, अब देखिए आप द्वितीय नियम। प्रथम नियम तो बता दिए बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब द्वितीय नियम की बारी है। तो द्वितीय नियम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो द्वितीय नियम का जैसे मैंने यहाँ पे ये फिगर देखिए बनाया है। तो फिगर में जैसे यहाँ 1 लिखा है, बीच में ये 1 है, ये 2 है। तो ये 1 पास बोलते हैं, इसको 2 पास। ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, और ये पूरा बंद पास तैयार हुआ है। तो अब देखिए हम इसकी डिफिनीशन सुनिए ध्यान से। किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में प्रतिरोध व उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी परिपथ में जो बंद पास है, पूरा पास बंद है, देखिए। तो बंद पास में प्रतिरोध ये R1 R2 R3 प्रतिरोध होता है, और उसमें बहने वाली धारा, हाँ स्टूडेंट देखिए, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में प्रतिरोध व उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग। क्या हुआ? गुणनफल का बीजगणितीय योग। उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल, ये जो E1 और E2 है बच्चों, यानी E1 और जो E2 दिया हुआ है, यहाँ देखिए E1 है, ये E2 है। E1 और जो E2 है वो क्या है? आपका विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग बराबर होता है, यानी सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा ER। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा ER। तो E मेरा क्या है, यानी E हमारा क्या है? तो E है आपका विद्युत वाहक बल, और I क्या है? धारा है, और R क्या है? ये रेजिस्टेंस जो लगा है 1 2 3, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसी में उदाहरण ले लीजिए। विद्युत परिपथ में 2 बंद पास 1 और 2 दिया हुआ है। ये 1 हो गया, ये 2, 2 पास हो गए। पहला, धारा की दिशा में चलती हुई धारा धनात्मक होगी, यानी धारा जिस दिशा में चल रही है वो धनात्मक होगी, वह विपरीत दिशा में बहती धारा ऋणात्मक होगी, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा है ऋण से धन प्लेट। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मैंने बताया है आपको,
ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है E1 E2 विद्युत वाहक बल, ये एक जो बड़ी लाइन होती है, ऐसे बड़ी लाइन, और एक ये छोटी लाइन। तो छोटी वाली लाइन जो होती है ये ऋण कहलाती है और बड़ी वाली लाइन जो होती है प्लस कहलाती है। तो इसमें दिया है ऋण से धन प्लेट की ओर चलते हुए सेल, तो सेल E1 हो गया, का विद्युत वाहक बल क्या होगा बच्चों, धनात्मक। व धन से ऋण की ओर चलते हुए सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो ऋणात्मक होगा। तो बंद पास के लिए देखिए जो फार्मूला बनता है I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2, पहला हो गया। दूसरा बंद पास सेकंड के लिए I2 R2 प्लस ब्रैकेट में I1 प्लस I2 ब्रैकेट के बाहर R3 इक्वल टू E2। तो ये बच्चों हो गया द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम के बाद कुछ दो टॉपिक देखिए नोट्स में, जैसे ये दिया है, इसे पास का नियम भी बोलते हैं। तो पूछ सकता है 1 नंबर क्वेश्चन में द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है, तो आप बताएंगे पास नियम पर आधारित है। और यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दीजिए बच्चों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत 1 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यह नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। हाँ स्टूडेंट, अब अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है किरचॉफ के नियम से व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था प्रतिबाध ज्ञात करना। यानी हमको बताना है किरचॉफ के नियम पर ही आधारित है व्हीट स्टोन ब्रिज का नियम। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में यहाँ पे देखिए ये ब्रिज बना हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे शुरू से देखिए के को पढ़ते हैं, नीचे से यहाँ से चल रहा है पॉइंट से K1 है, फिर ये बैटरी जो लगी है माइनस और प्लस हो गई है। यहाँ से ये एक ऐसा हमने ब्रिज बनाया है, तो ये हो गया PQRS, रेजिस्टेंस जोड़ के एक ब्रिज बना है। 1 और 2 बंद पास है, किरचॉफ नियम पर आधारित है, तो 2 पास भी हो गए हैं। इसमें देखिए धारा यहाँ से जा रही है, धारा A से B, B से C, फिर इधर लौट रही धारा यहाँ से A से देखिए एरो पे जाइए I2, यहाँ पे आ रही है D और C से आ रही है D पे, और यहाँ पे जो धारा आ रही तो ऐड हो जा रही, तो I1 प्लस I2 हो जा रही धारा। अब चलिए व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए क्या है, देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो धारा I बहती है। बिंदु A पर धारा 2 भागों में I1 और I2 में डिवाइड हो जाती है, यानी बिंदु A यहाँ है, A पर 2 भागों में धारा डिवाइड हो जाए। व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में भुजा B और C में से धारा I1 व भुजा DC में से धारा I2 प्रवाहित होती है। यानी BC में ध्यान दीजिएगा I1 है और DC में R2 है, प्रवाहित होती है। जब संतुलन की स्थिति भुजा BD में B और D, ये संतुलन की अवस्था है, B और D अवस्था BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ देखिए K2 जो है वो खुला हुआ है, नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु B व बिंदु D समान विभव पर है। तो बंद पास 1 के लिए, जैसे किरचॉफ के नियम में बंद पास 1 और 2 से समीकरण बने। बंद पास 1 के लिए PI1 माइनस RI2 इक्वल टू 0, और इसको जब हम I माइनस को इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगा, दोनों को इक्वल करें। बंद पास 2 के लिए भी QI1 माइनस SI2 इक्वल टू 0 ले जाएंगे तो इधर इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को जब भाग दे देते हैं तो भाग देने पर I1 I2 धारा कट जाएगी और ये बचेगा ये बना P/Q इक्वल टू R/S। यही P/Q जो होता है और R/S होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है, और यही मैंने प्रतिबाध इसका बता दिया। हाँ स्टूडेंट, अब व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद आता है आपका अगला टॉपिक है मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। अब मीटर ब्रिज और मीटर सेतु जो दिया हुआ है, तो मीटर ब्रिज या मीटर सेतु जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है। ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज जो बनाया गया है वो किस पे आधारित है, वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है। तो मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, ये पहले लाइन पे दिया हुआ है। देखिए मीटर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है। मीटर ब्रिज की संरचना नीचे हमने बना दिया है। इसमें भी एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो जैसे कि बताया, सर्वप्रथम हम अनुसार विद्युत परिपथ बना लेते हैं बच्चों।
प्रयोग में एक जाकी जो होता है, जाकी मीन्स ये जो जे दिया है यहाँ पे जे, जाकी को तार AC के बिंदु B जे पर स्पर्श कराते हैं तो तार दो भागों में बढ़ जाता है बच्चों, A से J और J से C में। यहाँ दिया देखिए A से J बीच वाला हो गया और J से C में बढ़ जाता है। और बीच स्टोन ब्रिज PQ प्रतिरोध का कार्य करता है, बीच में प्रतिरोध का कार्य करता है। ब्रिज के रिक्त स्थानों पर प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। देखिए बच्चों ये बॉक्स लगा हुआ है, वह अज्ञात प्रतिरोध R वह यश प्रदर्शित करता है। ये यश यहाँ पे है तो अज्ञात प्रतिरोध हो गया। अब जाकी की तार को खिसका के एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं बच्चों, जब जाकी को तार पर दबाने पर गैल्वेनोमीटर पे कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। यदि कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, यह बीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है। तो बीट स्टोन ब्रिज का जो फार्मूला होता है P/Q = R/S। यदि तार AJ की लंबाई L सेंटीमीटर तो AJ का जो प्रतिरोध बच्चों निकालेंगे वो P = ρ/L/A। वह JC का जो प्रतिरोध निकालेंगे वो Q = ρ 100 - L/A हो जाएगा, जहाँ ρ जो है पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, वह A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो P/Q L/100। तो जो एक फार्मूला तैयार होता है इसको इक्वेशन 1 पे रख देंगे तो फार्मूला बनेगा S = R 100 - L/L। तो ये ध्यान रखना, ये फार्मूला 1 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, मीटर ब्रिज का फार्मूला, अज्ञात प्रतिरोध का फार्मूला, यस का फार्मूला। तो यस बराबर हो जाएगा R 100 - L/L। हेलो बच्चों, अब अगला टॉपिक आता है बच्चों कैरी फॉस्टर ब्रिज। कैरी फॉस्टर ब्रिज है क्या, तो कैरी फॉस्टर ब्रिज जो है बीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी बीट स्टोन सिद्धांत पर आधारित है। यह मीटर ब्रिज का संशोधित रूप है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये मीटर ब्रिज को संशोधित करके इसका रूप निकाला गया। तो यह मीटर ब्रिज का संशोधित रूप है। इसमें मीटर ब्रिज की तुलना में 2 अतिरिक्त गैप होते हैं। तो बच्चों ये जो गैप दिया फिगर में ये तो उसमें 2 ही था, इसमें 2 अतिरिक्त गैप होते हैं। संरचना आप देखिए, कैरी फॉस्टर ब्रिज संरचना जो है बच्चों प्रदर्शित है इसमें, ये फिगर में AB स्लाइड तार होता है जिसकी लंबाई L होती है। 2 अतिरिक्त गैप प्रतिरोध X और Y है। तो 2 अतिरिक्त जो गैप है उसमें हम जो प्रतिरोध लगाएं, जैसे ये P और Q लिखा हुआ है तो ये X हो गया और ये Y हो गया। तो जो 2 अतिरिक्त गैप हैं वो क्या हो जाएंगे, XY, जो 2 लगभग समान प्रतिरोध P ऊपर दिया है P और Q को अंदर वाले गैपों से जोड़ देते हैं, मतलब सारे सर्किट को जोड़ देते हैं। अब सिद्धांत की बारी देखिए। सर्वप्रथम ब्रिज तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध R' निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो X - Y बराबर, ये सूत्र ध्यान रखिएगा, R' L2 - L1। यदि हम X बराबर R कर दें बच्चों, इसमें X बराबर यदि R कर दें तो R' की वैल्यू निकल आएगी। तो R' की वैल्यू आ जाएगी R/L2 - L1। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब उपयुक्त सूत्र में R' का मान समीकरण 1 से रखने पर 1 पर R का मान जो निकाले हैं यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध निकल जाएगा। किसका, तार का जो निकल जाएगा, ये बीच में जो तार लगा होता है ये, तो तार में जो लगा होता है तार में विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो ρ बराबर Y πr²/L, जहाँ पर R तार की त्रिज्या है और L तार की लंबाई है। बच्चों जो 1 नंबर में पूछेगा कैरी फॉस्टर ब्रिज का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ρ = Y πr² L होगा। ओके स्टूडेंट।